मंदिरों में पुजारियों का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा दिलचस्प है कि आज जो कैबिनेट का फैसला आया या कैबिनेट में पहली कैबिनेट में जिन चीज़ों पे बात हुई उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। हाँ। सरकार चुन करके आई बेरोजगारी पे, पलायन पे, बिहार का और विकास करेंगे उस पे, और सत्ता में आते ही ये पुजारी, ये मंदिर, ये सत्यनारायण भगवान की कथा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीतीश कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे बीजेपी ने गृह मंत्रालय लिया तो बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष भी आ सकता है। प्रेम कुमार जी का नाम चल रहा है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि दो लोग उसमें चल रहे हैं, प्रेम कुमार जी और दामोदर रावत। मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने चुनाव से पहले एक बार एड्रेस कर दिया होता, जो लोग गाने गा रहे थे जिसको लेकर के अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप नोटिस दे रहे हैं। माना जाता है कि कुर्मी जाति के लोग बड़े शांत होते हैं, अपना काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, घर चलाते हैं। उस जाति को छोड़ के कोई भी जाति ऐसा नहीं है जिसमें उस जाति का महिमा मंडन करने वाले गाने नहीं गाए जाने। बिहार सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 10 बड़े फैसले लिए गए। इससे पहले भी एक फैसला लिया गया जिसकी चर्चा बिहार में बहुत तेज है। वो क्या है फैसला, और आज जो फैसले लिए गए हैं आगे कितने प्रभावित करेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा गया था उन मुद्दों की झलक इस कैबिनेट बैठक में कितनी दिखती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दो साथी पत्रकार मौजूद हैं, सतीश जी और विकास जी। और सबसे पहले विकास, आपसे हम पूछेंगे कि पहला फैसला जो अभी सरकार आज कैबिनेट का फैसला हुआ, कैबिनेट ने 10 फैसले लिए हैं, बड़े फैसले जिन पे आगे काम करेगी, लेकिन उससे पहले एक फैसला सरकार का आया मंदिरों में पुजारियों का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़ा दिलचस्प है कि आज जो कैबिनेट का फैसला आया या कैबिनेट में पहली कैबिनेट में जिन चीज़ों पे बात हुई उस लिस्ट में उसका नाम नहीं है। हाँ। लेकिन ये खबर आई है मीडिया में, किस हवाले से आई है ये देखना पड़ेगा कि मंदिरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के लिए संयोजक या कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे। उनका क्या नाम होगा, क्या कुछ होगा, ये अपने आप में इसलिए चौंकाने वाली बात है कि बिहार में सत्यनारायण भगवान की कथा तो गाँव देहात में वैसे ही बाँची जाती है, उसके लिए अलग से रखने का क्या प्रयोजन है। दूसरा कि सरकार चुन करके आई बेरोजगारी पे, पलायन पे, बिहार का और विकास करेंगे उस पे, और सत्ता में आते ही ये पुजारी, ये मंदिर, ये सत्यनारायण भगवान की कथा, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये नीतीश कुमार का फैसला है, जैसा कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का फैसला है, तस्वीर भी उनकी लग रही है, या फिर अब चूंकि नीतीश कुमार पीछे जा चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है, अगर ये है जिस तरीके से दिख रहा है, तो ये बीजेपी का अपना फैसला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को तो ये करना ही है। बीजेपी अगर ये सब नहीं करेगी राज्य में, तो 5 साल बाद जो चुनाव होगा, और अभी जो बीजेपी की स्थिति है कि बिना नीतीश कुमार के अब कुछ नहीं है बिहार में, तो वो स्थिति बीजेपी को बदलनी होगी। तो ये अपने आप में बड़ा ही मतलब एक तरीके से देखें तो जिन लोगों ने वोट किया, इतना बड़ा मतदान हुआ है, इतने बड़े लेवल पे आपको सीटें मिली हैं, तो लोगों की उम्मीदें हैं। तो उससे हट करके ये जो मंदिरों में सत्यनारायण भगवान वाली बात है और इसको सरकार करवाएगी, ये अपने आप में नहीं जमने वाली बात है, क्योंकि सरकार का तो ये होना नहीं चाहिए काम। लेकिन अब देखना होगा थोड़ा विस्तार में जाकर के कि ये फैसला कैसे लिया जा रहा है और कौन ले रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है, मतलब जो सुनने में आया है उसके हिसाब से ये फैसला ठीक नहीं लगता, उचित नहीं लगता। विकास जी ने जैसे ये कहा, अवगत हो गए होंगे आप कि क्या चीज़ें हुई। विकास जी ने कहा कि बीजेपी ये मान के चली है कि नीतीश कुमार के बगैर हम नहीं हैं, तो क्या नीतीश कुमार को पीछे ढकेलने की कोशिश है ये जो फैसले लिए गए कैबिनेट से पहले, जिस पे बात करेंगे? विकास जी की बात को मैं भी समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आज आप देखेंगे जो फैसले हुए हैं, 10 12 फैसले हुए हैं, उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। आप प्रेस नोट पढ़ेंगे और जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रत्ययामृत, उन्होंने घोषणा भी की है। जो बड़ी बातें हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने कहा है, जैसे रोजगार को लेकर जो विकास जी कह रहे हैं, रोजगार की इन्होंने 2 बातें कही कि 2020 से 2025 तक हमने 50 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं हम, और 2025 से लेकर 2030 तक यानी 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। इन्होंने प्रत्ययामृत का जो पीसी हुआ है या जो सरकार ने जारी किया, 2005 से लेकर 2025 तक, 2020 से लेकर 2025 तक मैंने 50 लाख दे चुका हूं, और 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ और मैं नौकरी दूंगा। तो सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, उसमें किसी तरह का रोजगार, युवाओं को रोजगार, मतलब युवाओं को जोड़ना, जो मतलब युवा हैं उनको रोजगार देना। मतलब कि किस प्रकार का रोजगार, क्योंकि एक बड़ा मीम चलता है वो पकौड़े तलने वाला रोजगार,
उसको भी रोजगार। नहीं, देखिए ये एक चीज़ बिहार में हो रही है, मतलब इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे हाजीपुर में जो इंडस्ट्रियल पार्क बना है, वहाँ पे तरह जहाँ मुख्यमंत्री गए थे कल, जाकर के वो दौरा करके आए हैं, तो वहाँ छोटे छोटे प्लांट लगे हुए हैं, काम चल रहे हैं। आप बिहार में पटना में जाएंगे तो एक स्टार्टअप हब है बिहार सरकार का, जिसमें एक ही फ्लोर पे कई अलग अलग तरह के छोटे छोटे स्टार्टअप जो अपना काम कर रहे हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ वैशाली में, वहाँ एक यूनिवर्सिटी खुली प्राइवेट, तो जाहिर तौर पर वहाँ कुछ लोग काम कर रहे होंगे। वहाँ बगल में एक दवाई की फैक्ट्री बनी है, तो वहाँ भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो काम जनरेट हुए हैं उसको जोड़ करके वो 50 लाख कह रहे होंगे। एकासी की जो बात है, जैसे उन्होंने कहा है कि 25 जो चीनी मिल पुरानी है उसका हम पुनरुद्धार करेंगे, आज कैबिनेट आज की कैबिनेट में है। और जो 25 नई चीनी मिल खोलने की बात हुई है, तो 25 चीनी मिल खोल रहे हैं। यदि मैं 1000 भी लेकर चलूँ तो 25,000 तो जॉब आपके सामने हो रहे हैं। इसके बाद में उन्होंने कहा कि एआई मिशन का अब गठन वो भी ये मिल 25 मिलों में ये भी शामिल है जो प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, ये 25 मिल नए हैं। आप 25 नई मिले, 25 को उधार करना है। 25 वो उधार अलग हैं, ये 25 नई चीनी मिलें हैं और इसमें भी युवाओं को नौकरी मिलेंगी। अभी देखिए अडानी भी बिहार में एक थर्मल पावर लगाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो नौकरी है ये इसमें ही से नौकरियां निकलेंगी और जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेंगी। एआई मिशन की घोषणा की है ना कि हम बिहार में एआई बोर्ड का गठन करेंगे, उसमें भी कई नौकरियाँ आएंगी। आपको देख लीजिए मखाना बोर्ड जो पीएम ने घोषणा किया चुनाव से पहले, वहाँ भी यदि मखाना बोर्ड बनते हैं तो वहाँ भी कुछ नौकरियाँ आएंगी। तो मुझे लगता है कि इन सबको मिला के 5 साल समय होता है, 5 साल। अब 5 साल में अब आगे इनके क्या है, लेकिन अभी जो है रोजगार को लेकर नीतीश जी के पहले गठन में लग रहा कि हो सकता है कि युवाओं को करने के लिए, युवाओं के नाम पे इनको युवाओं ने काफ़ी वोट भी किया है। और आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक नया नारा भी दिया था, MY, महिला एवं यूथ। तो हो सकता है कि उसको जोड़ने के लिए नीतीश जी ने आज पहली कैबिनेट की जो बैठक की है, जो ये, और आपको पता होगा कि विधानसभा जो सत्र है 1 से 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। कुछ लोग बता रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे बीजेपी ने गृह मंत्रालय लिया, तो बीजेपी के पास विधानसभा अध्यक्ष भी आ सकता है। प्रेम कुमार जी का नाम चल रहा है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि 2 लोग उसमें चल रहे हैं, प्रेम कुमार जी और दामोदर राउत। दामोदर राउत जो हैं वो जदयू के मतलब काफ़ी सीनियर नेता हैं, उनका भी नाम चल रहा है। देखते हैं अभी इस पे अलग से बात करेंगे हम लोग सतीश जी, लेकिन जो मेन मुद्दा है मैं उस पे आने से पहले सॉरी आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जो आज कैबिनेट में फैसला हुआ है वो एक बार हम एक जगह पे कर लेते हैं। उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ फैसला ये हुआ है कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने का उद्देश्य है। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य करने की योजना पे बात हुई है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि बिहार को न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में अगले 5 साल में स्थापित किया जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं? और लग रहा है कि बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। सिटी भी हमको सुनने में बड़ा अच्छा लगा। हमने देखा है जमीन पे वो कैसा है वो देखा। अब इसमें आप देखें तो उद्योग विभाग से जुड़े 3 फैसले लिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, जैसा वो बता रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाने की बात हुई है। नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ा हुआ भी एक है कि भाई 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीनफील्ड टाउनशिप का विकास किया जाएगा। और अगर आप आए, जो चीज़ मुझे लग रहा है कि इसमें हम मिस कर रहे हैं, जिस पे बात नहीं हुई है, कि शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया गया। शिक्षा विभाग पे बात नहीं हुई। अगर जो आखिरी बात है वो है गन्ना उद्योग, जिसकी बात कर रहे थे कि भाई जो मिलें बंद हैं उनको, और जो नई बनाने की बात हुई है। तो अब बिहार में पहले कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग पे कोई बात ही ना हो कि भाई कैसे आप एआई की बात कर रहे हैं, और आप एआई की बात कर रहे हैं। अभी हमने एक प्रोफेसर का इंटरव्यू किया है, वो बता रहे थे कि बिहार में शिक्षा विभाग बता में, दीजिए। हाँ, केसी सिन्हा, जो कि जनसुराज के उम्मीदवार रहे हैं, चुनाव लड़ा है, 3रे नंबर पे आ गए हैं, रहे हैं। तो उनका हमने एक लंबा इंटरव्यू किया, तो वो बता रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, शिक्षकों को ट्रेंड करने की जरूरत है। तो ये सब बात नहीं हुई है पहले कैबिनेट में। जो बातें हुई हैं वो सुनहरी और बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो जमीन पर उतर करके क्या रूप लेंगी ये तो देखना पड़ेगा। नहीं विकास जी, हाँ एआई की बात सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि बिहार इलेक्शन से पहले बिहार में बीपीएससी 4 टियर 4 का चुनाव मतलब कि परीक्षा हो चुका है और उसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, जो उसमें जो कहा जा रहा है कि 52 से 55 हज़ार बच्चों की नौकरी मिलने वाली है। आपको याद होगा कि जब तेजस्वी यादव उप CM थे
उस समय लगभग 1 से 1.5 लाख नौकरियां दी गई थी छात्रों को, और जिसमें बवाल ही मचा था कि बाहरी छात्रों को क्यों हम बिहार में वो प्रवेश कर रहे हैं। फिर नीतीश जी ने चुनाव के समय वो जो एक डोमिसाइल नीति भी लागू किया था। तो अभी मुझे लगता है कि शिक्षा को लेकर खासकर बिहार में एजुकेशन तो रियली में बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मुझे लगता है कि 4 से 5 साल ग्रेजुएशन करने में लग जाता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन करने में भी लग जाता है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी फर्जी है। हाँ, मतलब मगध यूनिवर्सिटी, तमाम प्रकार की चीजें नहीं, हैं। वो तो हर जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही है, ऐसे कई भी हैं। प्रयागराज में कई यूनिवर्सिटी हैं, मैं देखता हूँ। और बाकायदा हर साल यूजीसी अपनी लिस्ट जारी करती है कि ये जो 35, 40, 50 यूनिवर्सिटी कुल है। मिला के मेरा सवाल ये है, जो विकास जी ने भी कहा कि हम एआई की बात तो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है शब्दों का चयन करना, आप पहली कैबिनेट की बैठक करते हैं, लेकिन उसके लिए व्यवस्था क्या, अल्टरनेट व्यवस्था, वहाँ तक लोग पहुँचे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, अभी तो देखिए वो कागज़ पे है, ज़मीन पे उतारना बहुत मस्ट है। नीतीश कुमार को पता है कि अब हम अगले चुनाव जो भी जैसे भी लड़े, युवाओं पे ही लड़ेंगे, लेकिन उसको कागज़ से उतार के उसको ज़मीन पे उतारना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सड़क और बिजली पे अगला चुनाव तो नहीं होगा बिहार का उपेंद्र, और प्रशांत किशोर सामने तैयार हैं। अगर वो कह रहे हैं और वो जमे रहेंगे तो जो भी चुनाव में उतरेगा, जैसा कि उपेंद्र ये सतीश जी कह रहे हैं, नीतीश कुमार भले न रहे, कोई और रहे, तेजस्वी यादव रहे, उनको सरकार को घेरेंगे तो इसी मुद्दे पे। तेजस्वी यादव की बात आपने की, तेजस्वी यादव ने भी एक कल परसों शायद 60 यूट्यूबर्स जो गायक हैं उनको नोटिस भेजा है, ये कह के कि क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। मुद्दा क्या था, प्रधानमंत्री ने जो मुद्दा उठाया, कट्टा अगर सरकार आ गई, वो लिहाज से तो एक हमारे बड़े करीबी मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया को आरजेडी भाव नहीं देती है और एक तरीके से रखती है, उसको भरने के लिए आरजेडी ही दिल्ली से उठा के यूट्यूबरों को ले गई थी। हाँ बिल्कुल, ये तो अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमने एक व्यक्ति हैं मुजफ्फरनगर के, यूपी के, उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई बिहार में चुनाव से पहले हमसे कहा गया कि कुछ यूट्यूबर को लेकर के चलो, हम लेके गए, उनका पेमेंट बाकी है, उनका पैसा नहीं दिया गया है, जिन लोगों के साथ लगाया गया था उनसे पैसा मांग रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम पैसा नहीं देंगे, तो उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव को टैग किया था। तो ये सब तो देखने वाली चीज़ है कि वो कितनी सच्चाई है, कितना इसमें है। दूसरी ये कार्रवाई करने वाली जो बात है, मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने चुनाव से पहले एक बार एड्रेस कर दिया होता, जो लोग गाने गा रहे थे जिसको लेकर के अब आप कार्रवाई कर रहे हैं, अब आप नोटिस दे रहे हैं, उस समय एक बार आपने अगर ये मैसेज दे दिया होता अपने इंटरनल चैनल से, भैया ये सब बंद करवाओ चुनाव के समय, तो वो ज़्यादा कारगर होता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त है, अब उनको लग रहा है कि उनको नोटिस भेजना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि उपेंद्र इन सब से चुनाव प्रभावित नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गाना गाने से बिहार में कोई भी जाति ऐसी नहीं है। आज ही सुबह मैं सोच रहा था, एक जाति है नीतीश कुमार की, कुर्मी जाति। माना जाता है कि कुर्मी जाति के लोग बड़े शांत होते हैं, अपना काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, घर चलाते हैं। उस जाति को छोड़ के कोई भी जाति ऐसा नहीं है जिसमें उस जाति का महिमा मंडन करने वाले गाने नहीं गाए जाने। बबुआन से लेकर के, यादव से लेकर के अभी आईपी गुप्ता खड़े हुए, उनकी जाति के लोग इतने गाने बना रहे हैं अपनी जाति को सिरमौर बताते हुए। तो मुझे लगता है कि ये तो बिहार में हो ही रहा है और इसको रुकना चाहिए। लेकिन इससे चुनाव प्रभावित हुआ है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ कि इससे चुनाव जो विकास जी बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ही है। आप हरियाणा में देख लीजिए, कश्मीर यूपी में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, हर जगह है। अच्छा, हरियाणा में एक फैसला भी आया है, वहाँ के डीजीपी ने फैसला लिया है कि जो ये गन कल्चर को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको ये कर रहे हैं, उन पे उनको आपराधिक किस्म का व्यक्ति माना जाएगा अगर वो कर रहे हैं तो अपराधी, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा में अक्सर देखते डीजीपी हैं। का भी बयान है कि जो थार चला रहे हैं वो गुंडा मवाली ही चला रहे हैं। ये डीजीपी ने ही बयान दिया है। जनरल है, वो थोड़ा हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा सामान्यीकरण हो गया। हाँ, लेकिन ये जो मुझे लगता है तेजस्वी यादव, जो विकास जी की बात है कि आपको याद होगा कि जब गया में एक रैली हो रही थी, 8 साल का बच्चा सेम इसी पे कि जब सरकार आएगी तो मैं दूध नाली कट्टा चलाऊंगा, वो तो तेजस्वी यादव को शुरू में ही रोक दिए होते तो हो सकता कि आज परिणाम कुछ अलग होता। और दूसरी बात ये ना कि आप देखिए ना कि हम लोगों ने अजीत द्विवेदी, एक जर्नलिस्ट है, उनके साथ एक बातचीत भी की थी। आपको याद होगा, एक मंच था वो जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पदयात्रा चल रही थी, तभी का मंच था। उस मंच पे वो लोग नहीं थे, ठीक बात है, लेकिन उनके मंच से एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक बातें कह दी थी। उसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों अड़ गई थी कि भाई माफ़ी क्यों मांगे, जबकि आप मांग लेते, ठीक है, आपका मंच था, कोई किसी सिरफिरे ने कह दिया, आप माफ़ी मांग लेते। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गया, जब चीज़ें सामने आ गई, तो आपने दबे छुपे बोला कि अच्छा ठीक है ऐसा हुआ होगा। तो
कहने का मतलब ये कि ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चुनाव से पहले इनको करेक्ट करना चाहिए था, अब तो बहुत देरी हो चुकी है, अब तो वो मतलब चीज़ों प्रभावित की चुनाव में उन चीज़ों ने। नहीं, मतलब हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि ठीक ठीक प्रभावित किया नहीं की, लेकिन अगर आपको नहीं लग रहा है कि प्रभावित की, तो अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो आरजेडी कर रही है ना कि अब नोटिस दे रही है उन यूट्यूबर्स को जिन्होंने गाना गाया। हम नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि प्रभावित किया कि नहीं किया, लेकिन अब अगर यूट्यूब उन पे अब अगर आरजेडी उन पे कार्रवाई कर रही है, अब अगर आरजेडी उनको नोटिस दे रही है, इसका मतलब आरजेडी मानती है कि इससे प्रभाव पड़ा। तो ये चीज़ें चुनाव से पहले कर लेनी चाहिए। एक बात और है, विकास जी की बात को मैं समर्थन कर रहा हूँ। ऐसे आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी चल रहे हैं, सही में कई ऐसे जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट जिन्होंने इंटरव्यू खासकर महिलाओं का लिया। इस गाने के बाद ऐसे कई महिलाओं को मैंने देखा, वीडियो उनकी चल रही थी, चाहे अजित अंजुम सर की वीडियो मैंने देखा। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनी नहीं तो इससे पहले इन लोग इतना कर रहे हैं, बनने के बाद इन लोग क्या करेंगे। देखिए, ये बहुत जनरलाइज है। जब हम आप ये कहते हैं ना किसी क्या कोट लेके, तो हर पार्टियों में ऐसे लोग हैं। सिर्फ आरजेडी ने भेजा है, वो नोटिस हो गया है। लेकिन पवन सिंह खुद बीजेपी का प्रचार करते हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ही गाने गाए हैं जो बबुआन वाले हैं, सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो हर जगह हैं, है ना। हाँ, नोटिस हुआ है, चूंकि आप जैसा कह रहे हैं कि आरजेडी जरूर मानी होगी कि भाई इससे हमारा वोट प्रभावित हुआ तभी ना है, नोटिस दे तो रहे उन्होंने नोटिस दिया। आइए, ज़रूर आपने भी कहा कि जो बच्चा, आप शायद हमने नहीं देखा है, शायद विकास जी आपने देखा होगा, जो बच्चा आपने कहा कि तेजस्वी यादव के सामने गाया। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि गया के एक चुनावी रैली में बच्चा आरजेडी के कैंडिडेट के सामने गा रहा था, और मंच पे बकायदा गा रहा था, उससे माइक नहीं छीना गया, और वो बकायदा लड़का कई मिनट तक गाना गाते रह गया, और यही गाना गाया है। देखिए, होता क्या है कि कई बार जमीन पर लोग इसको हंसी मजाक में भी ले लेते हैं, है ना, कि भाई ठीक है बच्चा कह रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वो वीडियो कहाँ कहाँ जाएगा। और जब हर पार्टी का सोशल मीडिया सेल है, जब आपके यहाँ 10-50 लोग काम करते हैं, जब आपके बारे में ये कहा जा रहा है, हमें नहीं पता कि भाई आप दिल्ली से या यूपी से कुछ यूट्यूबर्स को ले गए थे, तो इसका मतलब आपका सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है। तो इन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ ऐसी आ रही है, क्या हो रहा है, उसको तुरंत हटवा दें, करवा दें, माफ़ी मांग लें उस पर तुरंत। ये चीज़ें चुनाव से पहले होनी चाहिए थी। और मतलब मैं तो फिर भी अभी कह रहा हूँ कि चुनाव बिहार का इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हुआ है। हम अंतिम सवाल पे जिस पे हम बात कर रहे थे कि जो फैसले हुए, कैबिनेट के फैसले, पहले आपसे ले लेते हैं टिप्पणी। क्या आपको दिखता है कि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, रोजगारी, पलायन, जो मेन मुद्दे रहे, एजुकेशन, हेल्थ, इस जो कैबिनेट की पहली बैठक हुई है उसमें इसकी झलक दिखती है? नहीं, पहले भी तो बैठक में देखा जाए तो उन्होंने खासकर युवाओं के लिए नौकरी, जो उन्होंने कहा 1 करोड़ हम नौकरी के देंगे 5 साल में। अब वो उसको ज़मीन पर उतारना इनके लिए सबसे मस्ट है। नीतीश कुमार को पता है कि युवा कितने बड़े हमारे साथ खड़े हुए हैं, और उसको कितने ज़मीन पे ले आते हैं। हवाई बातें करने से काम नहीं चलेगा, युवाओं को नौकरी चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे, गाँव से जुड़े हुए हैं, यूथ जो है पढ़ लिख के भी घर बैठे हुए हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, उनको नौकरी बहुत मस्ट है। लेकिन हाँ, उसको ज़मीन पे लाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहीं, जैसा कि आप कह रहे थे, जैसा सतीश जी कह रहे थे कि बिल्कुल जो कैबिनेट का पहला फैसला अगर आप देखें तो उसमें रोजगार पे सबसे ज़्यादा जोर है ना। चाहे आप उद्योग विभाग की बात करें, या फिर आप एआई हब की बात करें, या गन्ना जो चीनी मिलें हैं उन बंद पड़ी हैं उनको खोलने की बात करें, तो रोजगार पे तो बड़ा जोर है। और ये टैकल करता है रोजगार भी, पलायन भी जो बड़ा मुद्दा रहा उसको टैकल करने की। मुझे लगता है कि इस बार सरकार में बैठे लोग, सरकार के मंत्री और ख़ास तौर पे उनके अधिकारी, बिहार में सबसे ज़्यादा आरोप जो लगता है वो अधिकारियों पे लगता है कि वो इवन मंत्रियों की नहीं सुनते हैं। कुछ मंत्री काम भी करना चाहें तो अधिकारी और सेक्रेटरी उनकी नहीं सुनते हैं, और नीतीश कुमार सेक्रेटरियों को प्रश्रय देते हैं, ये भी नीतीश कुमार पे आरोप लगता है। जब नीतीश कुमार, मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब वो सत्ता में थे, तो उनकी एक मंत्री थी, मैं नाम भूल गया, उन्होंने छोड़ दिया था ये कहते हुए कि भाई सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, और सेक्रेटरी डायरेक्ट टच में है नीतीश कुमार के, वो हमारी बात क्यों सुनेगा। तो ये आरोप नीतीश कुमार पर लगता है कि वो अपने मंत्रियों को साइड कर देते हैं और सेक्रेटरी से सारी बातें करवाते हैं। तो इस बार दिलचस्प ये होगा कि सामने मजबूत विपक्ष है, चाहे आप तेजस्वी यादव की बात करें, क्योंकि तेजस्वी यादव ठीक है, इस बार उनको नंबर्स कम आए हैं, लेकिन अब अगली बार जब वो उतनी ही ताकत से लगेंगे, ये मुद्दे उठाएंगे जहां सरकार पिछड़ जाएगी, और प्रशांत किशोर तो हैं, अगर वो लगे रहते हैं तो सरकार को ये पता है कि अब काम तो करना पड़ेगा। और अगर वो काम नहीं करते हैं तो मुझे आज की तारीख में लगता है, साल 2025 में लगता है कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव बिजली और सड़क पर तो नहीं होगा। तो इसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, कम से कम पहले कैबिनेट में जो उन्होंने फैसला लिया है उस पर काम करना पड़ेगा। और एक सबसे दिलचस्प बात है कि जो 2 लाख रुपए देने वाली बात हुई थी रोजगार के लिए, उसका सरकार क्या करती है, इस पर लोगों की नज़र बहुत
तगड़े तरीके से लगी हुई है कि सरकार उस पर क्या फैसला लेती है, कितनी महिलाओं को 2 लाख रुपए मिलता है रोजगार करने के लिए। हाँ, इस बात को तो मैं भी कि हमारे यहाँ जो मेड आती है तो उससे मैंने कल बिहार से लौट कर आई तो मैंने पूछा कि बोले कि हाँ भैया मुझे 20,000 मिला है पहले। कितना? 20,000। अच्छा, 20,000। तो अब मेरे लेकिन मैं दो और उसने कहा कि जब मेरे चुनाव से पहले मुझे 10 दिया गया और इसके बाद मेरी सासू माँ गुजर गई होंगी, उनका ही पैसा मेरे आ गया। फिर मैं बिहार गई हूँ और वोट करके आई हूँ, लेकिन मैं 2 लाख का वेट इंतजार कर रही हूँ। जैसे मुझे 2 लाख मिलेगा मैं यहाँ से दिल्ली से चले जाऊँगी अपने गांव जाके, वहाँ कुछ ना कुछ काम करना शुरू होंगी। यानी कि महिलाओं 20,000 का क्या किया उन्होंने? उन्होंने अब उसका जो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन बोले कि मैं 2 लाख का वेट इंतजार कर रही हूँ और जैसे ही मेरे अकाउंट में आ जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी और वहाँ जाके अपना कुछ ना कुछ रोजगार करूँगी। यानी कि वो एक महिला के बारे जो हमारे यहाँ हमारे सोसाइटी में आती हैं वो उनसे मैंने बात किया, ऐसे कई हज़ारों महिलाएं होंगी जो 2 लाख का वेट कर रही हैं कि 2 लाख मुझे मिलेगा और मैं यहाँ से जाऊंगी या कुछ रोजगार करूंगी। लेकिन वैसे महिलाओं के लिए 2 लाख उन्हें ही मिलेगा जो इन 10,000 या 20,000 से कुछ करके सरकार को दिखाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 मिला, आपने अपने अकाउंट में रख लिया या खर्चा कर दिया और सरकार आपको 2 लाख भी दे देगी, है ना। ये क्लियर करने वाली बात है। और ये देखिए कितना दिलचस्प है कि एक ही परिवार में सास और पुतों को अलग अलग 10,000 रुपये आया है। तो एक परिवार में अगर 20,000 रुपये आया है तो आप समझिए, नहीं अभी तो जो आया उसी की बात कर लें तो 20,000 रुपये अगर आया है और जो महिला मेड का काम करती है दिल्ली में रहती है तो उसके लिए बड़ी बात है। और जो प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि भाई इससे वोट प्रभावित हुआ होगा, बिल्कुल दम तो है भाई। किसी भी महिला को अगर 20,000 रुपये मिल जाएगा तो वो अपना वोट और उसके परिवार का वोट तो वहीं जाएगा, मुझे लग रहा है। कुल मिला के बिहार की कैबिनेट का नियत साफ है। नियति क्या होगी 5 साल बाद, ये हम समीक्षा उसके बाद 5 साल बाद होगी और बिहार की जनता भी इसकी करेगी, क्योंकि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, रोजगारी, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य पे, लेकिन अभी जो पहला कैबिनेट की बैठक हुई, सतीश जी भी, विकास जी भी कह रहे हैं कि नीयत साफ दिख रही है रोजगार की तरफ, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, लॉ एंड ऑर्डर पे ज़रूरत है। आगे इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।